प्यारे बच्चों, बीएसईबी यानी कि बिहार बोर्ड क्लास चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम बीएसईबी यानी कि बिहार बोर्ड के कक्षा 9वीं के गणित के अध्याय 7 त्रिभुज का परिचय पढ़ेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक, जिससे आपको अध्याय 7 त्रिभुज के सभी कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और फिर जब आप अध्याय 7 की प्रश्नावलियों के प्रश्नों को हल करोगे तो सारे प्रश्न आपसे आसानी से हल हो जाएंगे। अध्याय 7 त्रिभुज। दोस्तों, इस अध्याय में हम भूमिका पढ़ेंगे कि त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज किन किन चीजों से बना होता है। फिर हम त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो हम पढ़ेंगे कि सर्वांग समता किसे कहते हैं, फिर हम देखेंगे कि त्रिभुजों की सर्वांग समता क्या है। उसके बाद हम त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कुछ कसौटियां हैं कि कब त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, उनकी क्या कसौटियां हैं, उनके क्या नियम हैं कि कब हम दो त्रिभुजों को सर्वांगसम कहेंगे। तो इस बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम कुछ अभिग्रहित को देखेंगे। उसके बाद कुछ प्रमेय हैं, उनका संक्षेप में यहाँ पढ़ेंगे। प्रमेय को सिद्ध नहीं करेंगे, लेकिन प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे कि इस अध्याय में कौन कौन सी प्रमेय हमें दी गई हैं। उसके बाद एक त्रिभुज के हम कुछ गुणों के बारे में पढ़ेंगे कि त्रिभुज के क्या गुण होते हैं, कि अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो क्या गुण है, दो कोण बराबर हैं तो क्या गुण है। तो इस तरह के कुछ गुणों के, या तीनों भुजाएं बराबर हैं तो क्या त्रिभुज का गुण होगा, ऐसे त्रिभुज के कुछ गुणों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और अंत में हम त्रिभुज की असमीकाओं के बारे में पढ़ेंगे। एक त्रिभुज की असमीकाएं मतलब कि एक त्रिभुज में अगर भुजाएं बराबर नहीं है या कोण बराबर नहीं है तो उसके भी कुछ गुण होते हैं, तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। भूमिका, ये अध्याय है हमारा त्रिभुज। तो हम त्रिभुज की भूमिका को पढ़ते हैं कि त्रिभुज किसे कहते हैं। तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं, प्रतिच्छेदी का मतलब है एक दूसरे को काटने वाली रेखाएं, द्वारा बनाई गई एक बंद आकृति। बंद आकृति मतलब कि वो आकृति बंद हो, ठीक है, क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, तो तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई एक बंद आकृति एक त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, तो ये त्रिभुज की परिभाषा है। अगर आपसे कभी कोई साक्षात्कार में जाते हैं, आप इंटरव्यू में जाते हैं, कोई पूछता है कि त्रिभुज किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हो तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब आपने पढ़ा है त्रि का मतलब क्या होता है, त्रि का मतलब होता है तीन। ठीक है, तो आप देखेंगे कि त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, तीन ही कोण होते हैं और तीन शीर्ष होते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि त्रिभुज में किसे भुजाएं कहते हैं, किसे कोण कहते हैं और किसे शीर्ष कहते हैं। ये देखिए ए बी सी, ये हमारा एक त्रिभुज है। अब आप देखेंगे कि इसमें जो है ये तीन रेखाएं हैं, ए बी, ए सी और बी सी, तीन रेखाएं हैं। ठीक है, और ये एक बंद आकृति है। ठीक है, बंद आकृति है, तो ये क्या कहलाएगी, हमारा त्रिभुज। अब आप त्रिभुज में देखिए कितनी भुजाएं बोला है हमने, तीन भुजाएं हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, ये भुजा ए बी, भुजा ए सी, दूसरी भुजा हो गई, और तीसरी भुजा हो गई हमारी भुजा बी सी। ठीक है, तो ये तीन भुजाएं हो गई हमारी। और कितने कोण लिखे हैं हमने, तीन कोण होते हैं। तो देखिए कोण ए, कोण बी और कोण सी, तीन कोण हो गए। और हमने क्या लिखा है, तीन शीर्ष होते हैं। ठीक है, तो जहां पर ये भुजाएं एक दूसरे को काटती हैं उसे हम शीर्ष कहते हैं। तो ये हो गया आपका शीर्ष ए, शीर्ष बी और शीर्ष सी। ठीक है, तो तीन शीर्ष हो गए। ठीक है, तो यही हमारा त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, कोणों को भी हम ऐसे ही बोल देते हैं। ये हो जाएगा हमारा कोण ए, ये है कोण बी, और सी वाला, शीर्ष सी वाला हो जाएगा हमारा कोण सी। तो आपने देखा एक त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीन कोण और तीन शीर्ष होते हैं। ठीक है, तो ये त्रिभुज के बारे में, हालांकि आपको ये सब पता है बट फिर भी हमने इसको दोबारा देखा। सर्वांग समता, अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो सर्वांग समता क्या होती है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। सर्वांग समता का अर्थ है सभी प्रकार से बराबर। ठीक है, सभी प्रकार से बराबर मतलब कि अगर हम त्रिभुज के लिए देखें तो भुजाएं और कोण और शीर्ष, ठीक है, या फिर हम कहते हैं भुजाएं और कोण। तो सर्वांग समता का अर्थ है सभी प्रकार से बराबर, अर्थात वे आकृतियां, अब कोई सी भी आकृति हो जिनके समान आकार और समान माप है, वे आकृतियां क्या कहलाती हैं, सर्वांग सम आकृतियां कहलाती हैं। ठीक है, इसका एक उदाहरण देखते हैं हम। ये एक चतुर्भुज है और ये दूसरा चतुर्भुज है। ठीक है, ये दोनों चतुर्भुज सर्वांग सम कहलाएंगे यदि ये समान आकार और समान माप के हों, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को ढकें। पहला चतुर्भुज दूसरे चतुर्भुज को ढके और दूसरा चतुर्भुज पहले चतुर्भुज को ढके। तो यहाँ पर आप देखिए
दूसरा चतुर्भुज पहले चतुर्भुज को पूरी तरह ढक पा रहा है। ठीक है, तो ये दोनों चतुर्भुज क्या कहलाएंगे? सर्वांगसम चतुर्भुज, क्योंकि इनका समान आकार है और समान माप है। यहाँ पर समान आकार का मतलब हुआ ये इनकी भुजाएं जो है, चारों भुजाएं जो है वो बराबर हैं दोनों चतुर्भुज की, और चारों कोण भी बराबर हैं दोनों चतुर्भुज के। ठीक है, तो ये दोनों चतुर्भुज क्या कहलाएंगे? सर्वांग सम। ठीक है, तो सर्वांग सम का अर्थ आप याद रख लीजिए, सर्वांग सम का मतलब होगा सभी प्रकार से बराबर। ठीक है, सभी प्रकार से बराबर अगर कोई दो आकृतियां हैं तो वो दोनों आकृतियां क्या कहलाएंगी? सर्वांग सम आकृतियां। त्रिभुजों की सर्वांग समता। अब हम देखेंगे कि त्रिभुजों की सर्वांग समता क्या होती है। यदि एक त्रिभुज की भुजाएं और कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं और कोणों के बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं? सर्वांगसम कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं हम। ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी। दूसरा त्रिभुज है त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए, ए बी बराबर पी क्यू। ए बी कितना है? 4.5 सेंटीमीटर। और पी क्यू आप देखेंगे तो ये भी कितना है? 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई, तो हमने कह दिया ए बी बराबर पी क्यू। बी सी बराबर क्यू आर देख लेते हैं। बी सी कितना है हमारा? 5 सेंटीमीटर। क्यू आर हमारा कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि बी सी बराबर क्यू आर। और आप देखिए ए सी बराबर पी आर। ए सी हमारा कितना है? 4 सेंटीमीटर। पी आर हमारा कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो ए सी बराबर पी आर है। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों त्रिभुजों ए बी सी और पी क्यू आर में तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। तीनों भुजाएं, संगत भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, अब आप देखिए, कोण ए किसके बराबर है? कोण पी के। ठीक है, कोण ए जो है कोण पी के बराबर है। कोण बी जो है वो कोण क्यू के बराबर है। और ठीक है, ये हो गया कोण बी कोण क्यू के बराबर। और कोण सी जो है वो कोण आर के बराबर है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। तो तीनों संगत कोण भी आपस में बराबर हैं। तो अगर ये स्थिति बनती है कि तीनों भुजाएं और तीनों संगत कोण दो त्रिभुजों के आपस में बराबर हों तो वो दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे? सर्वांगसम त्रिभुज कहलाएंगे। ठीक है, तो हम कह पाएंगे कोण एबीसी सर्वांग सम है कोण पीक्यूआर के। ये जो चिन्ह है ये किसका चिन्ह है? सर्वांग सम का। ये बराबर का चिन्ह नहीं है। इसमें आप ऊपर देखेंगे बहता हुआ पानी जैसा दिखता है। ठीक है, तो सर्वांग सम का चिन्ह बनता है इस तरीके से, बराबर के ऊपर बहता हुआ पानी का बना देते हैं, पानी की तरह बना देते हैं। तो सर्वांग सम का चिन्ह याद रखिए आप क्या होता है। और यहाँ पर हमने देखा कोण त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम है त्रिभुज पीक्यूआर के। अब आप इसका उल्टा देखिए कि अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे तो उनकी संगत भुजाएं क्या होंगी? बराबर होगी। ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर, ए सी बराबर पी आर। और तीनों संगत कोण आपस में बराबर होंगे। कोण ए पी के कोण पी के बराबर होगा, कोण बी कोण क्यू के बराबर होगा, और कोण सी कोण आर के बराबर होगा। तो यही कहलाती है त्रिभुजों की सर्वांग समता। सीपीसीटी। ठीक है, सीपीसीटी क्या है? इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं और इसकी हमें क्या जरूरत पड़ेगी इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, तो बार बार हमें प्रश्नों में और प्रमेय में लिखना पड़ेगा कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भागों के लिए। ठीक है, तो इतना बड़ा लिखने से अच्छा है कि हम छोटा लिखें, सीपीसीटी। क्योंकि सीपीसीटी को अंग्रेजी में क्या लिखते हैं? सी का मतलब हो गया करस्पॉन्डिंग, मतलब कि संगत। पार्ट्स का मतलब हो गया भाग, पी का मतलब हो गया पार्ट्स, और ये हो गया भाग। कॉन्ग्रुएंट का मतलब हो गया सर्वांग सम, और सी से कॉन्ग्रुएंट सर्वांग सम हो गया। टी से हो गया ट्रायंगल, मतलब कि त्रिभुज। तो जैसा कि हमने ऊपर देखा सर्वांग सम त्रिभुज यानी कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के संगत भाग। संगत भाग मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट। ठीक है, तो जब भी हमें लिखना होगा सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भागों के लिए, ठीक है, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भागों के लिए, तो हम उसकी जगह क्या लिख देंगे? सीपीसीटी। उसके लिए हम लिख देंगे सीपीसीटी, जैसा कि अभी आपने उदाहरण देखा था जिसमें त्रिभुज एबीसी जो है सर्वांगसम है त्रिभुज पीक्यूआर के। तो यहाँ पर संगत भाग क्या है? भुजाएं और कोण। ए बी भुजा पीक्यू के बराबर है, बीसी भुजा क्यूआर के, एसी पीआर के, कोण ए कोण पी के, कोण बी कोण क्यू के, और कोण सी कोण आर के। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक चीज और ध्यान दीजिए, ये सीपीसीटी तो ठीक है आप लिखेंगे सर्वांग त्रिभुजों के संगत भागों के लिए, तो उसको आप संक्षेप में लिख देंगे सीपीसीटी, ताकि आपको इतना बड़ा ना लिखना पड़े। ठीक है, अब आप देखिए
ए बी पी क्यू के बराबर है, तो इसको सर्वांग सम लिखने के लिए हम लिख देंगे ए बी और दूसरे त्रिभुज में हम लिख देंगे पी क्यू। ठीक है, फिर देखिए बी सी क्यू आर के बराबर है, तो बी सी, तो बी बी के बाद सी आया तो क्यू के बाद क्या आएगा, आर आएगा, क्योंकि बी सी किसके बराबर है, क्यू आर के। अब आप देखिए ए सी बराबर है पी आर के, तो ए पहला है और सी आखिरी में है, उसी तरह पी पहला है और आर आखिरी में है। ठीक है, तो इसी क्रम में हमको लिखना होता है, जिस क्रम में भुजाओं को और कोणों को लिखते हैं। अब आप देखिए कोण ए कोण पी के बराबर है, तो सबसे पहले हमने ए लिखा फिर पी लिखा, फिर कोण बी कोण क्यू के बराबर है, तो मध्य में हमने बी लिखा और क्यू लिखा, और अंत में कोण सी कोण आर के बराबर है, तो अंत में हमने सी लिखा और आर लिखा। तो इस तरह से ही हमें सर्वांग सम त्रिभुजों के बारे में लिखना होता है। बच्चों, अगर आप हमारे बिहार बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा बिहार बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे बिहार बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फायदा होगा कि जब भी हमारे चैनल पे कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, और जब भी आप यूट्यूब पर कोई वीडियो सर्च करेंगे तो हमारा बिहार बोर्ड के वीडियोज आपको सर्च में ऊपर नजर आने लगेंगे। बच्चों, इस अध्याय के बाकी अन्य सभी वीडियोस को देखने के लिए आप कभी भी आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। अध्याय 7 त्रिभुज में आपको एक अभिग्रहित दिया गया है, अभिग्रहित 7.1 एस से एस अभिग्रहित। ठीक है, एस से एस सर्वांग समता का नियम। ठीक है, तो सबसे इस अभिग्रहित का अध्ययन करने से पहले हमें एस से एस का अध्ययन करना होगा कि एस से एस क्या है। ठीक है, तो एस से एस का मतलब है, एस का मतलब है साइड, फिर ए का मतलब है एंगल, और फिर एस का मतलब है साइड। ठीक है, तो अब आपको पता है साइड का मतलब होता है हिंदी में भुजा, एंगल का मतलब होता है कोण, और साइड का मतलब होता है भुजा। तो ऐसे एस को हम क्या लिख सकते हैं हिंदी में, भुजा कोण भुजा। ठीक है, अंग्रेजी माध्यम के बच्चे इसको क्या लिखते हैं, साइड एंगल साइड। ठीक है, उनके लिए थोड़ा आसान हो जाता है, बट हमारे लिए भी मुश्किल नहीं है, हमें भी पता है साइड एंगल साइड या भुजा कोण भुजा। तो ऐसे जब भी आएगा तो आप समझ जाएंगे भुजा कोण भुजा है। ठीक है, एस का मतलब होता है साइड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं भुजा। आप इसको याद रख लीजिए, आपको काम आएगा। ए का मतलब होता है एंगल, और हिंदी में हम इसे कहते हैं कोण। फिर एस को दोबारा हम देखते हैं यहाँ पर साइड, और हिंदी में कहते हैं हम भुजा। अभिग्रहित 7.1। ठीक है, तो अभिग्रहित क्या होते हैं, ये आपने अध्याय 5 के हमारे वीडियो यूक्लिड की ज्योमेट्री के परिचय में पढ़ा है। किसे कहते हैं अभिग्रहित, अभिग्रहित हम उन नियमों को कहते हैं जिन नियमों को हम बिना सिद्ध किए ही सत्य मान लेते हैं। ठीक है, तो अभिग्रहित 7.1 क्या है, एक ऐसा सर्वांग समता का नियम है जिसे हम सिद्ध नहीं करेंगे और उसे हम सत्य मान लेंगे, और इसका प्रयोग हम दूसरी प्रमेय या प्रश्नों को हल करने में करेंगे। ठीक है, तो अभिग्रहित 7.1 क्या कहता है, दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं, ठीक है, दो भुजाएं और उनके अंतर्गत, अंतर्गत मतलब उन दो भुजाओं के बीच का कोण, दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उसके अंतर्गत कोण, अंतर्गत कोण मतलब बीच के कोण के बराबर हो, तो वो दोनों त्रिभुज आपस में क्या कहलाएंगे, सर्वांगसम त्रिभुज कहलाएंगे। उदाहरण से देख लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी कितनी दी है, 2 सेंटीमीटर, और पी क्यू कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं ए बी बराबर पी क्यू। ठीक है, दूसरी भुजा हमारी कौन सी है, बी सी, कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर। क्यू आर कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा, बी सी बराबर क्यू आर हो जाएगा। और ए बी और बी सी के बीच का कोण कौन सा है, कोण बी। ए बी और बी सी के बीच का कोण है कोण बी, कितना दे रखा है, 50 डिग्री। पी क्यू और क्यू आर के बीच का कोण कितना है, कोण क्यू, जो भी कितना है, 50 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कोण बी और कोण क्यू बराबर है। तो आपने देखा कि दोनों त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, उन दोनों भुजाओं के बीच का कोण बराबर है। तो ऐसे त्रिभुज, दोनों त्रिभुज आपस में क्या कहलाएंगे, सर्वांगसम त्रिभुज कहलाएंगे। ठीक है, त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। और ये नियम क्या कहलाता है आपका, एस ए एस का नियम। एस ए एस अभी हमने पढ़ा था, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा। तो आप देखिए भुजा कोण भुजा। ठीक है, एबीसी में देखिए भुजा, फिर कोण बी,
फिर भुजा BC। कोण PQR में देखिए भुजा PQ, फिर कोण Q, फिर भुजा QR। ठीक है, तो दो भुजाओं के बीच का कोण बराबर हो और वो दोनों भुजाएं बराबर हो दोनों त्रिभुज की, तो वो दोनों त्रिभुज आपस में क्या कहलाते हैं? सर्वांगसम त्रिभुज कहलाते हैं। इसका मतलब है फिर उन दोनों त्रिभुजों की तीसरी भुजा, जैसे कि यहाँ पर AC है और PR है, वो भी क्या होंगे? आपस में बराबर होगी। तो फिर उसके बाद आप कह पाएंगे AC बराबर PR। ठीक है, और बाकी के कोण, कोण A किसके बराबर होगा? कोण P के। और कोण C किसके बराबर होगा? कोण R के। ठीक है, और दोनों त्रिभुज आपस में कहलाएंगे सर्वांगसम त्रिभुज। अभिग्रहित 7.1 के बारे में हमने पढ़ा। दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उसके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उसके अंतर्गत कोण के बराबर हो। ठीक है, इस परिणाम को हमने पहले से ज्ञात परिणामों की सहायता से सिद्ध नहीं किया, इसलिए इसे एक अभिग्रहित के रूप में हमने सत्य मान लिया। ठीक है, अभिग्रहित किसे कहते हैं? इसको जानने के लिए आप अध्याय 5 का हमारा वीडियो परिचय का यूक्लिड की ज्योमेट्री का परिचय का वीडियो देख सकते हैं। वहां पर हमने समझाया है कि अभिग्रहित हम उन परिणामों को कहते हैं जिसे हम सिद्ध नहीं करते। ठीक है, ठीक है, प्रमेय को हम सिद्ध करते हैं लेकिन अभिग्रहित को हम सिद्ध नहीं करते। तो आप हमारे अध्याय 5 का वीडियो जरूर देखें, यूक्लिड की ज्योमेट्री का परिचय, यदि आपने नहीं देखा है तो। ठीक, अभिग्रहित 7.1 SAS नियम तो सत्य है। SAS मतलब साइड एंगल साइड या भुजा कोण भुजा, परंतु ASS यानी कि कोण भुजा भुजा एंगल साइड साइड या SSA साइड साइड एंगल यानी कि भुजा भुजा कोण का नियम सत्य नहीं है, हमेशा सत्य नहीं है। ठीक है, तो दो त्रिभुज सर्वांगसम कब होंगे? जब दो भुजाएं बराबर हो और उनके बीच का कोण बराबर हो, दोनों त्रिभुजों का संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर हो। ठीक है, और संगत कोण कौन सा होना चाहिए? दोनों भुजाओं के बीच का कोण, जैसे कि यहाँ पर कोण B और कोण Q है। ये किन किन भुजाओं के बीच का कोण है? भुजा AB और भुजा BC, और दूसरे त्रिभुज में भुजा PQ और भुजा QR, इन दोनों के बीच का कोण है। ठीक है, तो आपको याद रखना है SAS नियम तो सत्य है, परंतु ASS या SSA नियम सत्य नहीं है, हमेशा सत्य नहीं है। इत्तेफाक है कि अगर वो सत्य हो जाए, पर SAS नियम हमेशा सत्य है। ठीक है, तो आपको यही याद रखना है, SAS नियम सत्य है पर ASS या SSA नियम सत्य नहीं है। प्रमेय 7.1 ASA सर्वांग समता का नियम। इस प्रमेय को हम पढ़ते हैं यहाँ पर। परिचय के वीडियो में हम किसी भी प्रमेय को सिद्ध नहीं करेंगे, सिर्फ प्रमेय क्या कहती है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमने अलग से वीडियो बनाए हैं, सभी प्रमेय के अलग अलग वीडियो भी हैं और सभी प्रमेय का एक वीडियो भी है। तो प्रमेय को सिद्ध करने के लिए आप हमारे उन वीडियोस को जरूर देखें। प्रमेय 7.1 क्या कहती है? दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उन दोनों कोणों के अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा के बराबर हो, तो वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। और इस नियम को हम क्या कहेंगे? ASA सर्वांग समता का नियम। ठीक है, ASA एंगल साइड एंगल, त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF। ठीक है, तो हमें दिया गया है कोण B जो है कोण E के बराबर है, हमने लिख लिया। और हमें दिया गया है दूसरा कोण C जो है कोण F के बराबर है, ये भी हमने लिख लिया। और इन दोनों कोणों के बीच की भुजा, त्रिभुज ABC में दोनों कोणों के बीच की भुजा कौन सी है? भुजा BC। और त्रिभुज DEF में दोनों कोणों के बीच की भुजा है भुजा EF। हमें दिया गया है कोण भुजा BC बराबर भुजा EF। ठीक है, तो अगर दो कोण और उनके बीच की भुजा बराबर है तो दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे? सर्वांगसम। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज DEF के। ठीक है, तो जो है अगर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो DEF पूरा ढक देगा ABC को, जो कि हमने अभी देखा। ASA का मतलब होगा एंगल साइड एंगल। ठीक है, हिंदी में इसे हम देखेंगे तो एंगल को क्या बोलते हैं हम? कोण। साइड मतलब भुजा, ए एंगल मतलब कोण। ठीक है, तो A से एंगल, S से साइड। ठीक है, हिंदी में हम इसको बोलेंगे कोण भुजा कोण। ठीक है, तो इसका आपने देखा दो कोण और उनके बीच की भुजा अगर बराबर है तो
दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे? सर्वांग त्रिभुज होंगे। AAS सर्वांग समता का नियम। AAS का मतलब हुआ एंगल साइड, कोण भुजा। ठीक है, दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे यदि इन त्रिभुजों के दो कोणों के युग्म बराबर हो और संगत भुजाओं का एक युग्म बराबर हो। यानी कि दो कोण बराबर हो और कोई भी एक भुजा बराबर हो, तो ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे? हमारे सर्वांग सम त्रिभुज कहलाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखा आपने त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF। ठीक है, तो यहाँ पर कोण B कोण E के बराबर है, कोण C कोण F के बराबर है और भुजा AB भुजा DE के बराबर है। ठीक है, तो हमने मान लिया यहाँ पर जो भुजा AB है ये भुजा DE के बराबर है। ठीक है, नीचे वाली को नहीं माना, बीच की भुजा को नहीं माना, दोनों कोणों के बीच की भुजा को नहीं माना है। ठीक है, कोई भी दूसरी भुजा को मान लिया है, तो यहाँ पर हमने माना AB बराबर DE है। ठीक है, तो अगर इस तरह से है तो ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे? हमारे सर्वांग सम त्रिभुज कहलाएंगे। ठीक है, ये कैसे हुआ? ये आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अगर त्रिभुज के कोई भी दो कोण बराबर हैं, दो कोण बराबर हैं दूसरे त्रिभुज के दो कोणों से, तो त्रिभुज का तीसरा कोण भी दूसरे त्रिभुज के तीसरे कोण से बराबर होगा। तो कोण ए भी जो है कोण डी के बराबर होगा। अब कोण ए और कोण डी बराबर हो गए। ठीक है, तो आप देखिए कोण ए और कोण डी बराबर है और कोण बी और कोण ई बराबर है, तो इनके बीच की भुजा क्या है? ए बी, और दूसरे त्रिभुज में क्या है? डी। तो ए बी बराबर डी जो हमने माना है। ठीक है, तो फिर हम इसको प्रमेय 7.1 से कह सकते हैं। 7.1 हमारी प्रमेय क्या है? ए ऐसे कोण भुजा कोण, अगर दो कोण और उनके बीच की भुजा बराबर है तो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये त्रिभुज हमारे सर्वांग सम होंगे, क्योंकि अगर दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण भी बराबर होता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, अगर दो त्रिभुजों में कोई भी दो कोण बराबर है और कोई एक भुजा बराबर है तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज होंगे। तो AAS सर्वांग सम नियम है। यहाँ पर आप देख लीजिए SAA ये भी सर्वांग सम होगा। ठीक है, SAA मतलब साइड एंगल। ठीक है, यानी कि भुजा कोण। ठीक है, तो कोई भी एक भुजा बराबर है और कोई दो कोण बराबर है तो वो दोनों त्रिभुज आपस में क्या कहलाएंगे? सर्वांग सम त्रिभुज होंगे। सर्वांग समता का नियम। त्रिभुज में सर्वांग समता का नियम हम पढ़ते हैं कि मतलब एक होता है थंब रूल बोलते हैं अंग्रेजी में, कि मतलब वो तो होना जरूरी है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो तीन कोणों की समता मतलब बराबर हो त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए पर्याप्त नहीं है। मतलब हो सकता है कि तीन कोण अगर बराबर हो दोनों त्रिभुजों के तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो या ना हो। ठीक है, पर्याप्त नहीं है। ठीक है, इसलिए त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए तीन बराबर भागों में से एक बराबर भाग भुजा होना आवश्यक है। ठीक है, अवश्य एक भुजा को बराबर होना ही पड़ेगा, तभी वो त्रिभुज सर्वांगसम हो पाएंगे आपस में। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF। ठीक है, कोण B कोण E के बराबर है, कोण C कोण F के बराबर है और एक भुजा BC बराबर EF है, तभी ये त्रिभुज आपस में सर्वांग, कोई भी एक भुजा को बराबर होना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर वो चाहे AB बराबर DE हो या AC बराबर DF हो। ठीक है, कोई भी भुजा हो सकती है, पर कम से कम एक भुजा का बराबर होना आवश्यक है, तभी जो है वो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे। तो अगर कोई हमसे कहे कि तीनों कोण बराबर हैं दोनों त्रिभुज के, तो क्या वो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे? जरूरी नहीं है, सबूत पर्याप्त नहीं है, कम से कम एक भुजा का बराबर होना आवश्यक है। इसीलिए आप हमेशा कभी भी AAA नहीं देखेंगे। ठीक है, AAA सर्वांग समता का नियम नहीं देखेंगे कभी भी। SSS सर्वांग समता का नियम आप देखेंगे, लेकिन AAA सर्वांग समता का नियम कभी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, AAA का मतलब हो गया कोण, एंगल। SSS का मतलब हो गया साइड, भुजा। कम से कम एक भुजा का बराबर होना जरूर आवश्यक है सर्वांगसम होने के लिए। जैसा कि हमने शुरू में देखा था कि हम त्रिभुज के कुछ गुणों का अध्ययन करेंगे, तो यहाँ पे हम एक त्रिभुज के गुणों का अध्ययन करेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, एक त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं आपस में बराबर हो। एक ही त्रिभुज की दो भुजाएं, दो त्रिभुज की नहीं, एक ही त्रिभुज की कोई दो भुजाएं बराबर हो,
तो वो त्रिभुज क्या कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, सम मतलब बराबर, द्विबाहु मतलब दो भुजाएं। किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो वो त्रिभुज क्या कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, तो जैसा कि आकृति 7.24 में हम देखते हैं, त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। इस त्रिभुज में आप देखेंगे भुजा AB 3.5 सेंटीमीटर है और AC भी 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, AB बराबर AC है, तो किसी भी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो वो त्रिभुज क्या कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप। समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होगा? जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो वो त्रिभुज कहलाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। प्रमेय 7.2। ठीक है, इन प्रमेयों को अभी हम परिचय के वीडियो में सिद्ध नहीं करेंगे। प्रमेय के हमने अलग वीडियो बनाए जिनमें हमने सभी प्रमेयों को सिद्ध किया हुआ है। सभी प्रमेय के अलग अलग वीडियो भी हैं और सभी प्रमेय का एक कंबाइंड वीडियो भी है, तो आप उन वीडियोस को जरूर देखें। प्रमेय 7.2 क्या कहती है? एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं ABC एक त्रिभुज है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि इसमें भुजा AB और भुजा AC बराबर है। ठीक है, AB और AC बराबर है। अब आप बताइए AB का सम्मुख कोण कौन सा है? कोण C। और AC का सम्मुख कोण क्या है? कोण B। सम्मुख कोण मतलब सामने का कोण। ठीक है, तो प्रमेय क्या कहती है? समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो AB का सम्मुख कोण है कोण C और AC का सम्मुख कोण है कोण B। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कोण C किसके बराबर होगा? कोण B के। यही हमारी प्रमेय 7.2 है कि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है और दो कोण भी बराबर होते हैं। वो दो कोण कौन से होते हैं? उन दोनों भुजाओं के सम्मुख कोण होते हैं। बच्चों, अगर आप हमारे बिहार बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा बिहार बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे बिहार बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जब भी हमारे चैनल पे कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और जब भी आप यूट्यूब पर कोई वीडियो सर्च करेंगे तो हमारा बिहार बोर्ड के वीडियोज़ आपको सर्च में ऊपर नज़र आने लगेंगे। बच्चों, इस अध्याय के बाकी अन्य सभी वीडियोस को देखने के लिए आप कभी भी आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। अब हम पढ़ते हैं कि प्रमेय 7.3 क्या कहती है। प्रमेय 7.3 कहती है किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो ये प्रमेय 7.2 का विलोम हुआ ना, क्योंकि प्रमेय 7.2 क्या कहती थी कि समद्विबाहु त्रिभुज मतलब कि जिनकी दो भुजाएं बराबर हैं उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसका उल्टा है, तो ये प्रमेय 7.2 का विलोम है। ये प्रमेय क्या कहते हैं? किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, अगर सम्मुख भुजाएं बराबर है तो वो त्रिभुज फिर समद्विबाहु त्रिभुज ही बन जाएगा आपका। अब यहाँ पर त्रिभुज है ABC, यहाँ पर हमें दिया गया है कोण C बराबर कोण B। ठीक है, अब कोण C की सम्मुख भुजा क्या है? सम्मुख भुजा है AB और कोण B की सम्मुख भुजा क्या है? AC। ठीक है, तो कोण C और कोण B अगर बराबर हैं तो प्रमेय 7.3 से हम कह सकते हैं कि AB बराबर AC होगा। भुजा AB भुजा AC के बराबर होगी। यही हमारी प्रमेय 7.3 है। इन सभी प्रमेयों का उपयोग हम करेंगे प्रश्नों को हल करने में। ठीक है, और इन प्रमेयों को हम अलग से सिद्ध करेंगे प्रमेय के वीडियोस में। तो सत्यापन के लिए आप इनके सिद्ध करने के लिए प्रमेय के वीडियो को जरूर देखें। प्रमेय 7.4। प्रमेय 7.4 है SSS सर्वांग समता नियम। SSS मतलब साइड साइड साइड, हिंदी में कहेंगे तो भुजा भुजा भुजा, सर्वांग समता नियम। ठीक, क्या कहता है ये? यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हैं तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। ठीक है, आप देखेंगे AB कितना है? 4.5 सेंटीमीटर। PQ कितना है? 4.5 सेंटीमीटर। तो AB बराबर PQ है, दिया गया हमको। अब आप देखिए BC है 5 सेंटीमीटर, QR है हमारा 5 सेंटीमीटर, तो हम कह सकते हैं BC बराबर QR। ठीक है, अब तीसरी भुजा है AC 4 सेंटीमीटर और PR कितनी है?
4 सेंटीमीटर, तो हम कह सकते हैं AC बराबर PR। तो तीनों भुजाएं आपस में बराबर है। ठीक है, अगर तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो प्रमेय 7.4 के अनुसार दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे। त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज PQR के। ठीक है, आप इनका क्रम जरूर ध्यान से रखिएगा। ऐसा नहीं है कि त्रिभुजों का क्रम कुछ भी रख दें, ABC और PQR। ठीक है, तो आप देखिए AB बराबर PQ था, तो हमने AB फिर PQ रखा, फिर अंत में C और R रखा। ठीक है, SSS जैसा कि मैंने बताया, साइड साइड साइड, हिंदी में कह देंगे हम इसको भुजा भुजा भुजा। यानी कि अगर किसी त्रिभुज, किन्हीं दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं बराबर हैं तो वो दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, सर्वांगसम त्रिभुज कहलाएंगे। प्रमेय 7.5, 7.5 प्रमेय हमारी RHS सर्वांग समता नियम। तो इसके लिए हमें पहले RHS को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, RHS को अंग्रेजी में ही पढ़ते हैं। पहले R का मतलब है राइट एंगल, एच का मतलब है हाइपोटेनियस, एस का मतलब है साइड। तो साइड तो आपको पता है, उसको हम हिंदी में कहते हैं भुजा। राइट एंगल, राइट एंगल भी आपको पता है, राइट एंगल किसको कहते हैं हम, समकोण को। हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कहते हैं हम कर्ण को। ठीक है, आपको याद होगा समकोण में एक कर्ण होता है, एक आधार होता है और एक लंब होता है। तो जो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज की, वो कहलाती है कर्ण। तो उसको अंग्रेजी में कहते हैं हम हाइपोटेनियस। ठीक है, और साइड को हम हिंदी में कहते हैं भुजा। ठीक है, तो आपको पता है आर बराबर राइट एंगल मतलब कि समकोण, एच बराबर हाइपोटेनियस मतलब कि कर्ण, और एस बराबर साइड मतलब कि भुजा। तो आप आरएचएस को हिंदी में कह सकते हैं समकोण कर्ण भुजा, समकोण कर्ण भुजा। ठीक है, कर्ण आपको पता है समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को हम कर्ण कहते हैं, या हम कह सकते हैं 90 डिग्री का जो कोण है, समकोण जो है, उसकी सम्मुख भुजा को हम कर्ण कहते हैं। अब हम प्रमेय 7.5 को पढ़ते हैं। प्रमेय 7.5 कहते हैं यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक कोई भुजा दूसरे दूसरे त्रिभुज के कर्ण और कोई एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं, सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये पहला त्रिभुज है और ये दूसरा त्रिभुज है। दोनों त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज है, तो इनका ये कोण कितना होगा, 90 डिग्री। दूसरे त्रिभुज में भी एक ये भी समकोण त्रिभुज है, तो 90 डिग्री। इनके कर्ण बराबर हैं आपस में यहाँ पर, और कोई एक भुजा, यहाँ पर हमने आधार ले लिया है, दोनों आधार बराबर है, लंब भी बराबर हो सकते हैं दोनों के। ठीक है, कोई भी एक भुजा बराबर हो तो ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, सर्वांगसम त्रिभुज कहलाएंगे। और इस नियम को हम क्या कहेंगे, आरएचएस नियम। ठीक है, और ये प्रमेय कौन सी है, प्रमेय 7.5। प्रमेय 7.6 देखते हैं, प्रमेय 7.6 क्या कहती है। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान हों तो लंबी भुजा के सामने का सम्मुख कोण बड़ा होता है। ठीक है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ये एक त्रिभुज है ABC। ठीक है, इसकी दो भुजाएं असमान है। ठीक है, तो जो लंबी भुजा है उसके सामने का जो सम्मुख कोण है वो सबसे बड़ा कोण कहलाएगा। ठीक है, तो इस त्रिभुज ABC में सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, BC। ठीक है, देखने से ही पता चल रहा है BC। और कोण ये जो है, कोण ये वो BC भुजा, सबसे लंबी भुजा BC का सम्मुख कोण है। ठीक है, तो इस प्रमेय 7.6 के हिसाब से कोण ए जो है इस त्रिभुज ABC का सबसे बड़ा कोण होगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए किसी भी त्रिभुज में जो सबसे लंबी भुजा होती है उसका सम्मुख कोण सबसे बड़ा होता है। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा का किसी भी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का सम्मुख कोण ही सबसे बड़ा कोण होगा। ठीक है, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि हम त्रिभुज की कुछ असमीकाओं को पढ़ेंगे। तो प्रमेय 7.6, प्रमेय 7.7 और प्रमेय 7.8 जो है वो त्रिभुज की असमीकाओं पर ही आधारित है। प्रमेय 7.7 किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। ठीक है, तो आपने देखा था प्रमेय 7.6 में किसी भी त्रिभुज के सबसे लंबी भुजा का सम्मुख कोण सबसे बड़ा होता है। तो प्रमेय 7.7 जो है प्रमेय 7.6 का विलोम है। यह है त्रिभुज ABC। ठीक है, इस त्रिभुज में हमें दिया गया है कि कोण ए सबसे बड़ा कोण है। ठीक है, कोण ए की सम्मुख भुजा क्या है, BC है। तो BC जो है भुजा BC सबसे बड़े कोण कोण ए की सम्मुख भुजा है। ठीक है, तो प्रमेय 7.7 के हिसाब से
त्रिभुज एबीसी में बीसी जो है वो सबसे लंबी या सबसे बड़ी भुजा होगी। ठीक है, तो आपको याद रखना किसी भी त्रिभुज में सबसे बड़े कोण की सम्मुख भुजा सबसे बड़ी होती है। प्रमेय 7.8 त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ठीक है, यह प्रमेय 7.8 है। एक त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज एबीसी। ठीक है, तो इसमें कोई भी दो भुजाओं का योग देख लीजिए, भुजा ए बी धन बी सी, ये इन दोनों का योग भुजा ए सी की लंबाई से बड़ा होगा। या कोई दूसरी भुजा ले लीजिए, बी सी और ए सी ले लिया हमने, तो वो उन दोनों का योग भुजा ए बी की लंबाई से ज्यादा ही होगा। या दूसरी भुजा ले लो ए सी और ए बी, उन दोनों भुजाओं का योग तीसरी भुजा बी सी से बड़ा होगा। तो आपको याद रखना है कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। इसका मतलब क्या है कि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा इतनी बड़ी नहीं होती कि वो बाकी दोनों भुजाओं के योग से बड़ी हो। ठीक है, तो याद रखना है आपको प्रमेय 7.8 त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग, दो कोई भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा ही होगा। तो ये है आपकी प्रमेय 7.8। तो इस तरह हमने अध्याय 7 का परिचय पढ़ा। अब हम अगले वीडियोस में सभी प्रमेयों को सिद्ध करेंगे, फिर इस अध्याय 7 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे उसके आगे के वीडियोस में। तो आप हमारे आगे के वीडियोस जरूर देखें। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों, अगर आप बिहार बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और जब भी आप यूट्यूब पर वीडियोज़ को सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोज़ आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। आप हमारे वीडियोस को अपने साथी छात्रों के साथ, दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर अवश्य शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्तों को भी लाभ हो सके। आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और इस अध्याय के अन्य सभी वीडियोस को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।